नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। एजेंडा में आज बात नरेंद्र मोदी के नाम पर मुस्लिम समुदाय में छिड़ी बहस की। शिया धर्मगुरु और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुसलमान कभी मायूस नहीं होता और उसने लोगों के बारे में अपनी राय बदली है। हमें मोदी का अतीत भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कल्बे सादिक के इस बयान पर अभी चर्चा चल ही रही थी कि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली सामने आए। फिरंगी महली का कहना है कि 2002 में जो कुछ हुआ उसके लिए मुसलमान कभी नरेंद्र मोदी को माफ नहीं कर सकता। कल्बे सादिक की राय उनकी जाती राय हो सकती है। आइए पहले सुन लेते हैं दोनों के बयान। नरेंद्र मोदी का पास्ट से तो हम बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन हमारा धर्म ये सिखाता है कि कभी किसी आदमी से, मनुष्य आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए। हम पहले भी देख चुके हैं कि सत्ता में आने से पहले एक आदमी जिसके लिए मुसलमानों की राय अच्छी नहीं थी, बाद में सत्ता में आ गया तो राय मुसलमानों की बदल गई। हम मोदी जी से भी यही प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ हो गया सो हो गया, अब इसको आप रिपीट न होने दें, क्योंकि अगर एक मुसलमान मारा जाता है तो मुसलमान थोड़ी मारा जाता है, भारतीय नागरिक मारा जाता है। 2002 के जो दंगे हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं और वो कोई दंगा नहीं बल्कि तमाम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने उसको जेनोसाइड का नाम दिया। उसके बाद अगर कोई ये कहे कि हम या कोई भी शख्स नरेंद्र मोदी को माफ कर देगा या नजरअंदाज कर देगा या बातचीत के लिए कोई दरवाजा खुला है, तो हम ये समझते हैं कि जिसने भी ये बयान दिया ये उनका अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन पूरी कौम की नहीं है। तो आपने सुने दोनों धर्मगुरुओं के बयान और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। क्या नरेंद्र मोदी पर मुसलमानों की राय बढ़ गई है? ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या इन धर्मगुरुओं की राय पूरी कौम की राय मानी जाए, क्योंकि इस पर भी संदेह है। तीसरा सवाल, क्या देश का मुसलमान मोदी को माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तबके की राय कुछ अलग नजर आती है, दूसरे की कुछ और। क्या मोदी मुसलमानों को साथ लेकर चल सकते हैं? और पांचवा और सबसे अहम सवाल, क्या मोदी मुसलमानों से दंगों के लिए माफी मांगेंगे? और जाहिर है, अगर मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें देश के हर नागरिक का प्रधानमंत्री होना होगा और हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, मोदी मुसलमानों से माफी मांगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली से जामिया के जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट के निदेशक अख्तरुल वासे, मशहूर रंगकर्मी आमिर रजा हुसैन और मुंबई से पारसोली कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी जफर सुरेश वाला। वासे साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। उस बयान से हम शुरुआत करते हैं चर्चा की, कल्बे सादिक की, जिससे ये पूरी चर्चा शुरू हुई। मुझे उस बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है कि कल्बे सादिक साहब ये कहना चाहते हैं कि बिना माफी वो उन्हें माफ करने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस राय से क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, मुझे ताज्जुब है कि कल्बे सादिक साहब ने ऐसे कैसी बात कह दी और उनका ये कहना कि मुसलमान जो हैं वो मायूस नहीं होते हैं और माफ कर देते हैं, और ना तो ये मुसलमानों के लिए सही है और न ये भारतीय परंपरा के एतबार से सही है। अगर आप देखें तो ऐतिहासिक रूप में हमने आज तक न यजीद को माफ किया है और न धृतराष्ट्र को माफ किया है। तो असल मामला ये है कि माफ करने का कोई सवाल नहीं है। जो आदमी माफी मांगने को तैयार नहीं है, जो 2002 के जंग की नस्ल कुशी में मारे गए सरकार द्वारा नियोजित नरसंहार के अंदर उनको कुत्ते के पिल्ले से जिसकी मिसाल देते हो। लेकिन यहाँ पर तो मुसलमानों का एक तबका ये मानने के लिए तैयार है कि अगर वो इस बात की गारंटी दें कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम उन्हें माफ करने के लिए तैयार हैं, भले ही वो माफी मांगे या ना मांगे। देखिए एक बात सुनिए, वो गालिब ने कहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूत पशेमा का पशेमा होना। अगर 11 साल के बाद क्या मैं प्रधानमंत्री के पद की लालसा के अंदर अगर कोई आदमी हृदय परिवर्तन की दिखाता है तो आप कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं? अगर उनके अंदर कोई भी खेद था, उनके अंदर कोई अफसोस था, तो उन्हें उस वक्त करना चाहिए था जब शाह आलम के कैंप के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में उनकी मौजूदगी में, नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में कहा था कि राजधर्म का निर्वाह नहीं हुआ। उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खरे जो हैं उन्होंने उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास किए थे। सवाल ये है कि वो किसी मौके पर खेद व्यक्त करने को तैयार नहीं, और जो कुछ 11 साल के बाद अब जब एक
खास तौर पर उनका प्रोजेक्शन किया जा रहा है, तो इस तरह से कुछ आवाजें उठाई जा रही हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि हम वो लोग हैं जो कि हर साल मुहर्रम भी मनाते हैं और हर साल दशहरा भी मनाते हैं, और कभी भी उन लोगों को जिन्होंने के मानवता का हनन किया हो और मानव अधिकार, बिल्कुल उनको माफ करने के लिए आप तैयार नहीं है। आमिर भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। प्रोजेक्शन का आपने जिक्र किया पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का। आमिर भाई, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, क्या यह माना जाए कि एक तबका है मुसलमानों का जो करीब जाने की कोशिश कर रहा है नरेंद्र मोदी के, सब कुछ भुलाकर? देखिए, ऐसा है, तबका तो कोई नहीं है, कुछ जमीर फरोश मुसलमान जरूर हैं। अब कल्बे सादिक अपनी जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें वो प्रार्थना करने हैं मोदी जी से, तो मुसलमान तो प्रार्थना अल्लाह से करता है, कल्बे सादिक मोदी से करते हैं, तो मुसलमान कल्बे सादिक के पीछे कैसे खड़ा हो जाएगा? नहीं, वो कहते हैं हमारा धर्म, हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी शख्स के लिए हम ज्यादा दिन तक मायूसी दिल में रखें। भाई आप देखिए, उनकी तो मायूसी, अख्तरुल वासे साहब ने कहा ना, हम तो 1400 साल से यजीद को माफ नहीं कर चुके हैं, 1400 साल से। लेकिन यजीद के कोर्ट में 2000 ऐसे उलेमा थे, ऐसे क्लेरिक थे, ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने इमाम हुसैन के फतवे को जायज किया, तो कल्बे सादिक तो खड़े हो जाएंगे उन क्लेरिक्स के साथ, हम नहीं खड़े हो सकते? नवासे साहब खड़े हो सकते हैं? जी, जफर सरेश वाला भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब इनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। जफर भाई, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि वाकई नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए बदल चुके हैं या बदलेंगे? देखिए, बात नरेंद्र मोदी की भी नहीं है, बात बीजेपी की भी नहीं है। बात यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है और हिंदुस्तान में दो पार्टियां हमेशा हैं, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। हमेशा या तो एनडीए रही बीजेपी के साथ, बीजेपी के सपोर्ट में एनडीए हुई और कांग्रेस के सपोर्ट में यूपीए हुई। बीजेपी ने पहले भी हुकूमत की है, 90 में भी, 77 में भी 6 साल हुकूमत की है। और हर पूरी दुनिया में दो किस्म के ग्रुप हमेशा पॉलिटिकल डिस्पेंशन रहते हैं। एक तरफ बीजेपी है जो नेशनल अपोजिशन पार्टी है, कई स्टेट में उनकी हुकूमत चल रही है, एक तरफ 20 करोड़ मुसलमान हैं। तो न बीजेपी के लिए ये बीजेपी के लिए भी बहुत डेंजरस होगा कि वो 20 करोड़ मुसलमानों की तरफ न देखें या उनको अपना वोटर या उनको रीच आउट ना करें, और 20 करोड़ मुसलमानों के लिए भी ये बहुत ही डेंजरस होगा कि भाई उससे एंगेजमेंट ना करें। बात मोदी को वोट देने या बीजेपी को या कांग्रेस को वोट देने या नहीं देने की नहीं है जी। बात यह है कि हमें हर एक से एंगेजमेंट होनी चाहिए। वी हैव टू एंगेज विथ एवरीबडी। नहीं, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात तो हो ही नहीं रही सरेश वाला साहब। यहाँ पर तो ये हाल हो गया है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी है, बीजेपी नरेंद्र मोदी है। हाँ, तो बीजेपी के अगर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट अगर नरेंद्र मोदी हैं जी, तो क्यों मुसलमान उनसे बातचीत ना करें? बातचीत करने से एंडोर्समेंट थोड़ी हो जाता है। बातचीत तो हमें हर एक से करनी चाहिए, और बातचीत तो दुश्मनों से होती है। नहीं, दोस्तों से तो जरूरत नहीं पड़ती। सवाल बातचीत का नहीं है, सवाल माफी का है। क्या मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों के लिए माफ कर दिया या नहीं? सवाल इतना सा है। देखिए, माफी जो है ये लफ्ज का नाम नहीं है। हम लोग या कोई भी मुसलमान या कोई भी किसी माफी के लफ्ज में नहीं आने वाला है जी। वो तो ये देखेगा कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। माफी का लफ्ज जो है मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता। आमिर भाई, क्या इत्तेफाक रखते हैं सुरेश वाला साहब की राय से? माफी नहीं, माफी कोई जरूरी नहीं है भाई। सुरेश सुनिए, नहीं, मेरी बात कुछ कहने को तो है नहीं। कहने को क्या भाई, आप खामोशी से सुनिए, मैंने आपको सुना है। और आपको मैं फिर से कहता हूं, आप पर्सनल मत होइए, आप टॉपिक पे ही रहिए, पर्सनल कहां हो रहा हूं? ठीक रहेगा। मैं टॉपिक ही पे हूं। मैं तो नरेंद्र मोदी और समीर अब्बास साहब मेरी बात सुनिए। अगर मैं भी समीर अब्बास साहब उनकी जाती समीर अब्बास साहब मेरी बात सुनिए। मुझे जफर सुरेश वाला साहब ये बताएं, एंगेजमेंट की बात करते हैं। इन लोगों ने एक एंगेजमेंट का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के साथ रखा था, एपीजे अब्दुल कलाम को भी बुलाया था, कुछ और लोगों को भी बुलाया था। उसके बाद कौन सा हृदय परिवर्तन हुआ है? कौन सा? आप गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। मैं भी उसमें था और दूसरे 35 लोग थे, मैंने किसी को दावत नहीं दी थी। आप बहुत गलत बयानी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो अब सवाल ये है कि वो
आप लोगों ने एंगेजमेंट किया और उन्होंने उसके बाद गुजरात के अंदर मुसलमान बच्चे जो हैं जिनको हाई कोर्ट ने कहा कि इनको स्कॉलरशिप देना चाहिए, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। ये है एंगेजमेंट का परिणाम जिसको देखना चाहिए। आज ही खबर है, आज की खबर है। जी सुरेशवाला साहब जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देता हूं। देखिए, एक वो जो स्कॉलरशिप जिसका आप जिक्र करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। आप सुनिए पूरी तरह से, वो 7 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली थी और 2.5 करोड़ रुपए गुजरात गवर्नमेंट, वो 9.5 करोड़ रुपए, जिसके बारे में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। लेकिन एक स्कॉलरशिप जिसको हम लोग फॉलो करते हैं गुजरात गवर्नमेंट की है, जिसको गुजरात गवर्नमेंट माइनॉरिटी या मेजॉरिटी नहीं कहती, जिसको गुजरात गवर्नमेंट वीकर सेक्शन कहती है। और पिछले 8 साल से हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। उसमें 2,200 बच्चों को 60,000 बच्चों को मिलते हैं और वो 9 करोड़ की स्कॉलरशिप 500 रुपए सिर्फ 2,500 बच्चों को मिलते थे और ये 2,600 रुपए मिलते हैं। तो मैं ये कहता हूं मुसलमान बच्चे तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? जफर साहब इस चर्चा को यहीं पर थोड़ी देर के लिए खत्म करते हैं। हमारी चर्चा इस मसले पर हो रही थी कि क्या बिना माफी नरेंद्र मोदी के मांगे मुसलमान माफ करने के लिए उन्हें तैयार है? आमिर भाई जी देखिए साहब, मोदी साहब नहीं वासिफ साहब, आमिर भाई को बोलने दें। देखिए ऐसा है, मोदी का तो हृदय परिवर्तन हुआ नहीं है, ना मुसलमानों का हुआ है। जफर साहब का जरूर हृदय परिवर्तन हो गया, किस वजह से हुआ ये वो जाने, है ना। लेकिन जो मुसलमान है वो हृदय परिवर्तन ऐसे नहीं समझता है। हृदय परिवर्तन हो गया, चुनाव के बाद हृदय परिवर्तन हो गया, मुसलमान जाके वोट डाल देगा, मुसलमान इंगेजमेंट कर लेगा, मुसलमान बातचीत करने लगेगा। मुसलमान क्यों बातचीत करेगा मोदी से? उस आदमी से क्यों बातचीत करेगा जिस आदमी की सरकार में एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है? उस आदमी से क्यों बातचीत करेगा जिसकी गुजरात में एक मुसलमान एमएलए नहीं है? ये कोई तुक है? पूरे गुजरात में देयर सच अ लार्ज माइनॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, एक नहीं। आमिर भाई इसके विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने नगर निगम में बहुत सारे मुसलमानों को टिकट बांटे जो कि जीत के भी आए। काहे में? नगर निगम में, गुजरात में नगर निगम के चुनावों में। देखिए, नगर निगम इतना छोटा हिस्सा है, नगर निगम में मुस्लिम एरिया में मुसलमान नहीं आएगा तो क्या होगा? कुत्ते नहीं, तो आमिर भाई आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी नहीं मैं ये कह रहा हूं, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करें कि मुसलमानों का भरोसा वो उन्हें मिल जाए, मुसलमानों का भरोसा वो जीत लें? नहीं, मुझे तो नरेंद्र मोदी इस वक्त कैसे मुसलमानों का भरोसा जीतेंगे? 900 चूहे मार के बिल्ली हज को गई, अब मुसलमान को भरोसा जीत लेंगे? ऐसे ही जीत लेंगे? सवाल यह है कि अगर इनको इफीज एक्चुअली मुसलमान जो हैं आज तक गुजरात में रिहैबिलिटेट नहीं हुए हैं, आज तक गुजरात में एक एमएलए मुसलमान नहीं है। इन्होंने एक एमएलए ये नहीं जिता सा है। नरेंद्र मोदी की वेव, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा सीएम, एक मुसलमान एमएलए नहीं लेके आ सके ये अपनी पार्टी में। ये क्या बात है साहब? अब मुसलमान का सवाल यह है कि ये अगर शख्स प्रधानमंत्री बन जाता है तो मुसलमान को ये उम्मीद है इनके पास रिकॉर्ड से, नहीं हमें डर नहीं है राइट का, हमें ये डर है कि हमें सरकारी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, एजुकेशन में एड नहीं मिलेगी, हमें गवर्नमेंट जॉब्स में जगह नहीं मिलेगी, हमें पीएन तक की नौकरी नहीं देगा नरेंद्र मोदी, तो हम काहे को इसको वोट करें? We may not vote for Congress, we may vote for XYZ, we may vote for GDU, we may vote for Samajwadi Party, we may vote for Mamta. We will vote for who we think will ensure that Narendra Modi does not reach the seat of power in Delhi. That is what we are going to do. और मुसलमान आके वोट डाल देगा। बिल्कुल वासिफ साहब, लेकिन क्या आज जिस तरह से धर्मगुरुओं के बयान सामने आ रहे हैं, कौन थोड़ी कंफ्यूज भी आपको नजर आ रही है? एक तरफ हम दरियादिली दिखाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तमाम बातों को भुलाकर, दूसरी तरफ थोड़ा मन में एक संकोच भी है कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो एक खास तबके के लिए उनका रवैया कैसा होगा? देखिए, एक बात आप समझिए, मैं आपसे अर्ज करूं
कि मुसलमान का जहाँ तक दो बातों में कंफ्यूजन मुसलमानों में नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूजन और भ्रम और भ्रांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो कभी सफल नहीं हो सकते, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। दूसरी बात आती है खौफ की। मुसलमान खौफ नहीं खाता है, डरता नहीं है। आपको ये बताऊं 2002 के बाद भी गुजरात से मुसलमानों ने पलायन नहीं किया है, मुजफ्फरनगर के एरिए से जहां पलायन नहीं किया है। हम आपको ये बताते हैं हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इस मुल्क में रहेंगे, ये हमारी जन्मभूमि भी है, हमारी कर्म भूमि भी है और हम यहीं दफन होंगे, कहीं और जाने वाले नहीं है। हम इसके निर्माण में, इसकी प्रगति में और इसके विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जो कि सांप्रदायिक अंदाज से सोचते हैं उन्हें सत्ता से दूर रखने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। हम आपको इसका यकीन दिलाते हैं। हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है और नहीं वासिफ साहब, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर अपने किए की माफी भी मांग लेते हैं तो भी आप उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं है, क्या ऐसा ही है? एक बात आप सुनिए ना, जो अभी जो बात हमारे दोस्त आमिर अब्बास साहब ने कही कि ये वक्त वो नहीं है, ये वक्त तो वो था कि जब शाह आलम के कैंपों में पड़े हुए लोग, लूनावाड़ा में पड़े हुए लोग, क्या हमें रस्तों में मारे गए लोग जो थे, उनकी आबादकारी के मसले थे। आज भी अहमदाबाद की जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उनमें जाइए और देखिए कि विकास का कौन सा स्तर वहां पर है। एक तरफ दूसरा शहर बसता है और एक तरफ दूसरा शहर बसता है, तो किसकी बात कर रहे हैं आप, किसको बात कर रहे हैं आप? आज जो है प्रधानमंत्री के पद की लालसा के अंदर आज जो है आप कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं। माफ कीजिएगा, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना चलने वाली बात नहीं है। सरेशवाला साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? सवाल यह भी उठता है कि नरेंद्र मोदी ने अब तक एक खास तबके का भरोसा जीतने के लिए किया क्या है, इसका जवाब क्या है? नहीं, देखिए ये ऐसा है कि ठीक है, ये लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल मैं उनकी राय से अगर मुत्तफिक नहीं होता, बड़े हैं वो, उनको हक है, लेकिन मेरी राय बिल्कुल अलग है। मैं भी गुजरात में ही रहता हूं, अहमदाबाद में रहता हूं और अहमदाबाद में मुसलमानों ने गुजरात में बहुत तरक्की की है पिछले 11 साल में। और सबसे बड़ी जो बात है, अगर आपको गुजरात का अंदाजा हो, गुजरात में पिछले 50 सालों के अंदर जो सबसे ज्यादा मुसीबत थी मुसलमानों को, वो ये थी कि हर 10 साल के अंदर एवरी डिकेड एक जबरदस्त एक फसाद होता था और हर 2-3 साल में एक होता था, जिसमें मुसलमान थोड़ा आगे आता था और एक फसाद की वजह से 10 साल पीछे चला जाता था। ये पहला एक डिकेड ऐसा है कि जो राइट फ्री हुआ है और जो डेवलपमेंट हुए गुजरात में, जिसको आप जो भी कहिए हुआ है, यानी उसका आप इनकार नहीं कर सकते और उस डेवलपमेंट का हिस्सेदारी मुसलमानों तक भी पहुंची है। और रही बात मुसलमान इलाकों की, जो आप कह रहे थे, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि 10 साल पहले तक, खास तौर से जो जुहापुरा का इलाका है, 10 साल पहले तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था। और ये जुहापुरा 1972 से है, आज से नहीं है। अभी 5-7 साल पहले से वहां पर एटलीस्ट 7 टाउन प्लानिंग स्कीमें आई हैं। वहां पर जो सड़कें नहीं थी वो सड़कें बनी, वहां पर डेवलपमेंट के सारे काम हुए हैं। और मुसलमानों के एंगेजमेंट का यह फायदा हुआ है कि पहले ये जैसे BRTS की एक सिस्टम है, वहां पर 7 साल पहले जब शुरू हुई थी तो बहुत सारे मुसलमान इलाके उससे वाबस्ता नहीं थे, लेकिन अब हर मुस्लिम इलाका BRTS से भी वाबस्ता हो गया है। अच्छा, जो रोड नहीं बने थे, सर्विस रोड नहीं बने थे, ड्रेनेज की सिस्टमें नहीं थी, वो हो रही हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि 100 टन कचरा था पहले, लेकिन कम से कम 30 टन कम हुआ है और अभी और 70 टन बाकी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एंगेजमेंट जो की थी, बातचीत का जो रास्ता शुरू किया था मोदी और मोदी की सरकार से, उसका फायदा हुआ है। जी आमिर भाई, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र सरेशवाला साहब कर रहे हैं और मोदी खुद भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि अगर आप विकास कीजिए ढंग से तो जनता आपकी गलतियों को माफ कर देती है, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए कौम को भी? नहीं, बिल्कुल साहब, विकास कीजिए तो फिर बाद में देखा जाएगा कि गलती माफ होती है कि नहीं, तो विकास तो कीजिए। ये तो गलत बात है। विकास तो मुसलमानों के लिए नहीं है गुजरात में, और हर जगह है विकास। अब हम कैसे मान लें कि देखिए, मैं आई हैव नॉट कम हियर रियली टू स्पीक लाइक अ मुस्लिम, आई एम फोर्स्ड टू स्पीक लाइक अ मुस्लिम ऑन दीज इश्यूज, बेसिकली एज एन इंडियन, एज अ सेक्युलर इंडियन, एज अ पर्सन हु वांट्स दिस country to go to take its place on its natural place on the head table of the world.
आई फील दैट हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक सांप्रदायिक दंगे नहीं बंद होते हैं, जब तक हमारे यहां सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी सरकार हमारी नहीं होती है जो कम्युनल वायलेंस को हर हालत में, हर उस तरकीब से कर्ब करने की कोशिश करे। लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि मोदी आके ये कर देगा। हमें ये लगता है कि मोदी आके एक अपना पर्सनल एजेंडा, और देखिए जो गुजरात का, दिस इज गुजरात डेवलपमेंट मॉडल। यानी कोई उम्मीद आपको नरेंद्र मोदी से नहीं है? वासिफ साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए 1 मिनट जी, बोलिए। देखिए ये गुजरात डेवलपमेंट मॉडल, ये गुजरात डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, ये गुजराती डेवलपमेंट मॉडल है। गुजराती एज अ रेस are into development, are into business, are into furthering their economic situation। तो ये तो गुजरात में होता ही है, चाहे मोदी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे जिसकी सरकार, गुजरात तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। बिल्कुल। आमिर भाई, वक्त हमारे पास कम है। वासिफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे आखिर में एक सवाल, क्या आपको लगता है वाकई मोदी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों में कुछ मुसलमान आईएसआई के टच में है। जब राहुल गांधी ये बयान देते हैं तो नरेंद्र मोदी आगे आते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी मुसलमानों से माफी मांगे। क्या ये प्रोजेक्शन भी करने की कोशिश है? वो एक बात आप समझिए ना, वो सवाल ये है कि क्या वो डेविल इज कोटिंग दी स्क्रिप्चर वाला मामला है, जो वो राहुल गांधी से कह रहे हैं, पहले उसका उन्होंने खुद निर्वाह किया होता। एक बात। दूसरी बात जो मुझे कहनी है, जफर सुरेशवाला साहब जो है, मैं उनका बड़ा अदब करता हूं, लेकिन उनसे ये अर्ज करना चाहता हूं, 2002 से पहले वो गरीब नहीं थे, और उससे पहले भी वो प्रगति और विकास का एक मॉडल बने हुए थे। और गुजरात के मुसलमान जो हैं 2002 के बाद अगर उनके अंदर एक नई क्षमता पैदा हुई है, योग्यता पैदा हुई है, तो वो मोदी की मेहरबानी से नहीं हुई है, बल्कि उस धरती से अपने ताल्लुक की वजह से पैदा हुई है। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि वो माइनॉरिटी मेजोरिटी के हवाले से सोचते मोदी साहब, तो मालूम होना चाहिए कि माइनॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है और जिसे भारतीय संविधान बिल्कुल वासिफ साहब, मैं आपकी बात समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त हमारे पास कम है, इसलिए इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। आप सभी का इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि एक खास तबका उनके ऊपर भरोसा जताए।